हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एग्जाम+21 के यूट्यूब चैनल। एनसीईआरटी की श्रृंखला में हम लोगों ने कई सारी चीजों को देखा कि दिल्ली सल्तनत कैसे शासन किया, कैसे उनकी व्यवस्थाएं बनी, मुगलों का कैसे टाइम पीरियड रहा, उनके टाइम पे प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, किस प्रकार से उन्होंने व्यापार वाणिज्य में जो है एक उत्थान किया और कैसे जो है मुगल काल बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ बढ़ा और धीरे धीरे फिर उसके कई सारी परिस्थितियों के कारण वो पतन की ओर भी गया। इसके साथ ही साथ हमने मुगल काल के आर्किटेक्चर को देखा, वहां के नए नए शिल्पों को देखा, नई कलाकृतियों को देखा और किस तरह से वो लोग साम्राज्य विस्तार के लिए अपने कार्य किए उनको देखा। उसी एनसीईआरटी की श्रृंखला में क्लास 7th चैप्टर नंबर 7 जिसका शीर्षक है जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि जनजातियां क्या होती हैं और कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां उस समय भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में रही हैं और कौन कौन से खाना बदोश, उनका जीवन कैसे हुआ करता था और किस तरह से समुदाय कहीं ना कहीं मुस्लिम साम्राज्य या उस समय के शासन व्यवस्था पर ये साम्राज्य उनका एक जो भी एक लोग रहा करते थे, जो ये छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे, जो किसी भी प्रकार से अपने आप को अपने किसी भी नियम कानून से बहुत ही ज्यादा अलग रखे हुए थे, जो कि किसी भी सल्तनत को लेकर के थी। इनके अपने नियम थे, अपनी संस्कृतियां थी, अपनी कला थी, राइट। इनको लेकर के उनका क्या अहम योगदान रहा है भारतीय प्रशासन में और किस तरह से उन्होंने भारत को लेकर के अपनी संस्कृतियां, अपनी कलाकृतियों को उन्होंने कभी भी नहीं हटने दिया, राइट। तो इस तरह की हम कुछ चीजों को देखेंगे कि कैसी जनजातियां रही, कैसे कैसे वो लोग रहे और छोटे छोटे समुदाय मिलकर के किस तरह से एक बड़े साम्राज्य की स्थापना में उनकी भूमिकाओं में वह अपना योगदान, अपना सहयोग जो है दिया करते थे, राइट। तो हम यहाँ देखेंगे कि जितनी सारी राजनीतिक अव्यवस्थाएं हो रही थी, जो भी सारी चीजें व्यवस्था चल रही थी, उसी के बगल में कहीं ना कहीं नए किस्म के शहर और गांव में कुछ नई प्रकार की कला, दस्तकारियां और ये सारी चीजें जो है फल फूल रही थी। एक बहुत सारे लंबे समय अंतराल में बहुत सारे महत्वपूर्ण राजनैतिक और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी होते हैं, लेकिन ये सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं हुआ करते थे। कुछ जगहों पर अलग थे और दूसरी जगहों पर अलग थे, क्योंकि ये लोग अलग अलग तरीके के समाज, अलग अलग किस्म के समाज, अलग अलग तरीकों से डेवलप हो रहे थे, राइट। तो इस सब कॉन्टिनेंटल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस सब कॉन्टिनेंटल का एक बड़ा हिस्सा, एक उपमहाद्वीप का बड़ा हिस्सा में समाज वर्ण के नियम के अनुसार पहले से ही डिवाइड हो चुका था। ब्राह्मण जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसके द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों और राजाओं के द्वारा स्वीकार किए गए थे। इस ऊंचे और नीच और अमीर और गरीब के बीच का फासला धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ बढ़ता गया। दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो चुके थे। तो वहां हम देखते हैं कि जो बड़े शहरों से अलग जनजातीय समाज था वह कैसा था, राइट। तो हो सकता है दूसरे समाज की तरह ही रहा हो या फिर उनके अंदर कुछ परिवर्तन रहा हो, राइट। तो दूसरे तरह का जो समाज है, कई सारे समाज ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए, लेकिन सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को वो समाज के लोग, कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं मानते थे और ना ही वह कई कोई असमान वर्गों में डिवाइड हुआ करते थे। अक्सर ऐसे समाजों को क्या कहा जाता है, जनजातियां कहा जाता है। उन लोगों को जनजातियां बता दिया गया जो उस वर्तमान स्थिति, जो उस समय की स्थिति थी, यथा स्थिति थी, उसके जो सामाजिक नियम हुआ करते थे, उनकी बातों को कुछ लोगों ने, कुछ समूहों ने दरकिनार करके अपनी एक अलग सामाजिक, अपनी एक अलग व्यवस्था का निर्माण किया और ऐसे लोगों को क्या कहा गया, जनजातियां कहा गया। प्रत्येक जनजाति के जो सदस्य होते थे वो नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे, मतलब उनका ये विश्वास था कि वो अपने ब्लड रिलेशन, अपने रिलेटिव्स जो लोग हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बल्कि उन लोगों से जो लोगों ने समाज के नए नियमों को, समाज को नए नियमों में ढाला है। इसमें कई सारी जनजातियां ऐसी हुआ करती थी जो अपना जीवन खेती पर निर्भर रखे थे, खेती के द्वारा ही अपने जीवन को चलाते थे। और जो कुछ और इसी में जनजातियां हुआ करती थी, जो लोग शिकार, संग्राहक या पशुपालक हुआ करते थे। मतलब एक ऐसा उन्हीं के बीच में समाज था, दो तरह के बटे हुए थे। कुछ जनजातियां ऐसी हुआ करती थी जो खेती बाड़ी का काम करती थी, पशुपालक का काम करती थी।
कुछ जनजातियां ऐसी होती थी जो अभी भी ये विचार रखती थी, इतना सामाजिक परिवर्तन होने के बाद उनका जो जीवन था वो केवल शिकार पर डिपेंड था। भोजन को इकट्ठा करने पर वो विश्वास करते थे, पशुओं को पाल के रखते थे, उसका उद्देश्य कुछ भी रहा हो, चाहे उन पशुओं को बाद में खाना चाहते हो, अपने भोजन के रूप में उपयोग करना चाहते हो, या फिर उनसे बनाई गई वस्तुओं, उनसे निकाली गई वस्तुओं को वो दूर बाजार में बेचने का प्रयास करते हो, राइट। तो ये अपने जो है निवास स्थान और प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करते थे, राइट, और इनकी गतिविधियों का मिला जुला रूप जो है अपनाते रहते थे। कुछ जनजातियां उसी में खाना बदोश हुआ करती थी। खाना बदोश का मतलब क्या है? आए, पूरे परिवार के साथ रुके, अपना व्यापार किया, अपने चीजों को रखा, बेचा, सस्ता माल खरीदा, दूसरी जगह गए, उस सस्ते माल को महंगे दामों पर बेचा और फिर वहां से निकल गए। तो ऐसे लोगों को खाना बदोश जीवन वो जीते थे। वो कहीं टिक के, उनका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं हुआ करता था, राइट। तो जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरगाहों पर नियंत्रण रखते थे। जो भूमि हुआ करती थी, जो चरागाह हुआ करते थे, और अपने खुद के बनाए गए रूल्स, अपने नियमों के आधार पर अपने परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। तो इस कॉन्टिनेंटल में अनेक हिस्सों में बड़ी बड़ी जनजातियां फली फूली। ये सारे परिवर्तन होने के बाद बहुत बड़ी बड़ी जनजातियां इस भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली, जो जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तान और काफी दुर्गम जगहों पर निवास करते थे। कभी कभी कुछ जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव हो जाता था, जो वर्तमान उस समय यथास्थिति में जो काफी ज्यादा मजबूत कुछ वर्ग हुआ करते थे, कुछ जातियां हुआ करती थी, उनसे उनका टकराव भी हो जाता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आजादी को बरकरार रखा, इन टकराव होने के बावजूद भी। कहीं अगर वो कम भी पड़ते थे, भारी भी पड़ते थे, जैसी भी स्थिति बनती थी, लेकिन इन्होंने अपनी आजादी को हमेशा के लिए बरकरार रखा और अपनी संस्कृति को अपने अंदर, अपने पूर्वजों द्वारा चलाई गई परंपरा को अपने अंदर इन्होंने बनाए रखा। इसको कभी उन्होंने नष्ट नहीं होने दिया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी अनेक किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। मतलब टकराव भी होता था, निर्भरता भी उनकी उसी के साथ रहती थी। तो टकराव और निर्भरता के इस संबंध को ने दोनों तरह के समाज को धीरे धीरे क्या करेगा भाई, चेंज करने का प्रयास करेगा। उनके अंदर कुछ अपनी अलग भावना होती थी, वो उनपे, क्योंकि जो छोटी जनजातियां हुए करती थी और जो समृद्ध लोग थे वो उनपे शासन करना चाहते थे। क्यों? उनका अपना फायदा हुआ करता था। वो उनसे अगर उनको अपना गुलाम बना लेंगे तो उनको फ्री के मजदूर मिल गए, चारागाह बड़े बड़े मिल गए, बहुत सारे पशु मिल गए, राइट। तो इन दोनों से के बीच में संबंध तो था, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों का जो टकराव था वह उनकी निर्भरता, क्योंकि ये इन पे निर्भर थे, उनको फ्री के मजदूर चाहिए और इनको फ्री में इनको एक व्यापार चाहिए, बाजार चाहिए। तो ये जो दोनों संबंध थे, इन संबंध जो है धीरे धीरे इन सभी समाजों को बदलने का काम करने लगे। अब एक बार डीपली समझते हैं कि जनजातीय लोग होते कौन थे। तो एक्चुअल क्या था कि जो जनजातीय लोग थे वो कभी भी अपने बारे में कुछ, भाई पढ़े लिखे तो होते, क्योंकि समाज से वो तो कट के रहते थे, तो पढ़ाई लिखाई शिक्षा व्यवस्था में उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी, उनका कोई अपना रोल नहीं था। तो बहुत सारे जनजातियों के बारे में जानकारी हम लोगों को कम मिलती है, क्योंकि इतिहासकार तो केवल टेक्स्ट पे भरोसा करेंगे, राइट। तो जो भी हमारे यहाँ विदेशी यात्री आए, मुसाफिर आए, जो भी इतिहासकार रहे, उन्होंने कम जानकारियां दी कुछ अपवादों को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि जो जनजातीय समूह के लोग हुआ करते थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो अपने साथ दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वैचारिक मौखिक परंपराओं का वो हमेशा संरक्षण करते थे। यानी जो वर्तमान समय में रहा हो, सपोज करें कि 500 साल पहले कोई जनजातीय समूह था और आधुनिक 2021 की बात करें तो 500 साल जो कि उसकी परंपरा थी, उसके बेटे ने अपनाई, उसके बेटे ने अपनाई, उसकी परंपरा को उसके बेटे ने अपनाई, और आज जो व्यवस्था है, आज जो व्यक्ति उस परंपरा का जीवित है, उसने उस व्यवस्था को अपनाई। तो इतिहासकार उससे कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे पूर्वजों में क्या हुआ करता था, कैसे हम लोग कार्य करते थे, कैसे हम लोग की वेशभूषा हुआ करती थी, क्या हम लोग की संस्कृति हुआ करती थी। तो ये जो परंपराएं होती थी वो क्या, जैसे आपको बताया कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर लेकर के आते थे, तो ये जो परंपराएं हुआ करती थी ये हर पीढ़ी को अपने अपने विरासत में मिला करती थी। और आज के इतिहासकार इन जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए उन्हीं मौखिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि वही वही तो आपके पास इतिहासकारों के पास एक स्रोत बचे हैं,
वही इतिहासकारों के पास एक सोर्स बचा हुआ है जिससे वो उस जनजातियों के बारे में लिख पाते हैं, राइट। तो अगर जनजातीय लोगों की बात की जाए तो जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव उस समय के साथ साथ बदलता रहता था। भाई जैसे उनका जनजाति उनका जो भाई वो टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो किस समय कैसी व्यवस्था है, कैसा मौसम है, कैसा इन्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका जगह भी क्या होता रहा, परिवर्तित होता रहा। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण हुआ करता था। जो बहुत अधिक शक्तिशाली जनजातियां हुआ करती थी, जिनके पास सैनिक अधिक हुआ करते थे, आर्मी अधिक होती थी, पशु अधिक हुआ करते थे, उनका एक बड़े बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। इसी में एक उदाहरण है पंजाब में खोखर जनजाति, जो कि 13वीं और 14वीं सदी के दौरान काफी ज्यादा प्रभावशाली हुआ करती। और यहीं पर बाद में एक जनजाति थी कक्खर। ये लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे। 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में दो जनजातियां पंजाब के आसपास के एरिया में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। पहला क्या था, खोखर जनजाति, और दूसरा क्या है, गक्खर जनजाति। इनके जो मुखिया हुआ करते थे उनका नाम था कमाल खान गक्खर। और ये कमाल खान गक्खर जो है, बादशाह अकबर ने इसको अपना मनसबदार बनाया था। मनसबदार क्या होता है उसके लिए मेरे लास्ट वीडियोस को जरूर देखिएगा, राइट। तो मुल्तान और सिंध में मुगलों के द्वारा अधीन कर लिए जाने के पहले लंगाह और अरघुन जो है लोगों का, ये दोनों जनजातियां लंगाह और अरघुन, इनका प्रभुत्व जो है अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर हुआ करता था, राइट। और अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो वहां पर एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति हुआ करती थी, जिसका नाम क्या है, बलोच। इन जनजातियों के नाम जरूर ध्यान रखिएगा, आवश्यकता लगे तो इनके बारे में नोट कर लीजिए, राइट। ये लोग अपना अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। तो कुल का मतलब क्या है कि परिवार या घरों के ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो कि एक ही पूर्वज की संतान रहा हो, राइट। तो जनजातीय संगठन मैंने बताया अभी वो अपने रिश्तेदारों, अपने नाते रिश्तेदारों पे काफी ज्यादा बिलीव करते थे, उनके संबंध उनके घनिष्ठ बहुत हुआ करते थे, राइट। तो कई ज्यादा कुलों में बटे हुए थे। और पश्चिमी हिमालय में गड्डी गड़रियों की जनजाति रहती थी, ध्यान रखिएगा, गड्डी गड़रिया, राइट। और सब कॉन्टिनेंटल के सुदूर यानी जहां कहां पर नॉर्थ ईस्ट भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियां पूरी तरह प्रभुत्व में था। आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से कितनी सारी जनजातियां यहां पर रहती थी। गक्खर, खाखेर, खंजूहा, लंगाह, बलूची, अरघुन, समास, भील, कोली, जाटवास, राइट। ये आपके पास जो मैप है, इस मैप के आधार पर भी आप रखिएगा। गोंडवाना के आसपास गोड, बैंग्स, खोंड, कोयास, क्लियर। नीचे आएंगे वेतर, राइट, कोरागा। तो ये सारी जनजातियों का क्षेत्र रहा है और यहां पर जनजातियां निवास करती रही हैं। वर्तमान के बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं शताब्दी तक सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। वर्तमान में जो झारखंड है और बिहार है, वहां पर एक नए साम्राज्य कह सकते हो, शासन व्यवस्था या नए राजा या नए लोगों का उदय हो चुका था, जो कौन से थे, सरदार शाही, राइट। तो बादशाह अकबर के जो प्रसिद्ध सेनापति हुआ करते थे जिनका नाम था मानसिंह, उन्होंने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उनको पराजित करके, उनको हरा करके, उन्हें लूट करके अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन उनको नहीं बना पाए थे। अब सोचिए ये जनजातियां इतना ज्यादा मजबूत हुआ करती, राइट। औरंगजेब के टाइम में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीन भी बना लिया। और इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में कौन थी, मुंडा और संताल। ये प्रश्न पूछ सकता है कि इनको औरंगजेब ने पूरी तरह से किनके किलों पर कब्जा किया था या इनको अधीनस्थ बनाया था। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहा करते थे, मतलब कुछ वहां पर भी थे और साथ ही साथ उड़ीसा और बंगाल में भी रहा करते थे। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया गया है कि रात में जो भील जनजाति के लोग थे, कैसे वो हमला किया करते थे, कैसे शिकार कर रहे होते। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां आप देखेंगे तो वहां पर कोली, बेराद और कई सारी दूसरी जनजातियां भी रहा करती थी। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। मतलब अगर कोली का निवास स्थान पूछा जाए तो कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां भी हैं और इसके साथ साथ कहां हैं, गुजरात के कुछ इलाकों में भी हैं। और कुछ और दक्षिण में
कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी हुआ करती। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। जो भील जनजाति है उनकी जो है काफी ज्यादा संख्या में पश्चिमी और मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया में फैली हुई थी। 16वीं शताब्दी का जब समापन हो रहा था, वो समापन के टाइम पर एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहां तक कि जमींदार वो लोग बन चुके थे। जब 16वीं शताब्दी खत्म हो रही थी तो उस टाइम पर कई सारी जनजातियां थी जो काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी और वो जमींदार वगैरह में, खेतिहर, बहुत बड़े बड़े किसानों में कन्वर्ट हो चुके थे। तब भी वहां पर भीलों के कुछ जो शिकारी संग्राहक बने रहे, जो भील लोग थे उनके कुछ लोग शिकारी जो है और संग्राहक बने रहे। तो वर्तमान के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। ये ध्यान रखिएगा, आधुनिक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे कौन सी जनजातियां? गोंड जनजातियां जो है काफी तादाद में फैली हुई थी। अब देखिए यहाँ पर आपको चित्र दिखाया गया है किसका? खाना बदोश और घुमंतू लोगों का। ये लोग कैसे रहते थे? ये अपने जानवरों के साथ साथ अपने पूरे परिवार, अपने बच्चों के साथ साथ दूर दूर तक घूमते रहते थे। कभी ये बीच में व्यापार करते थे, बीच बीच में कुछ खाने को शिकारी भी हुआ करते थे, नाच गाना करते थे, इन सब बहुत सारी चीजें किया करते थे जिससे वो अपना पेट पालते थे। राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे तो उनका जो जीवन है दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर ही निर्भर हुआ करता था। खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसे ही बहुत सारी चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खाना बदोश हुआ करते थे, वो अपने सामानों की ढुलाई का भी काम करते थे। भाई उनके पास जानवर हुआ करते थे, तो अगर किसी ने कह दिया भाई मेरा सामान यहाँ से वहां तक पहुंचा दो, तो वो उस पर भी काम किया करते थे। एग्जैक्ट इनके बारे में यहाँ बताया गया है कि जो खाना बदोश और भ्रमणशील समूह हैं उनके बारे में, तो खाना बदोश लोग घुमंतू हुआ करते होते हैं। उनमें से कुछ पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशुवृंद, यानी यही सब चीजें, रेवड़ और पशुवृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह पर घूमते रहते हैं। और इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले, नृत्यक, गायन, अन्य तमाशबीन, भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते रहते हैं। खाना बदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर नहीं जाते जहां उन्होंने पिछले साल का दौरा कर रखा हो, तो मतलब वो केवल आगे बढ़ते ही चले जाते थे। अब जो बंजारा लोग हुआ करते थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण थे, व्यापारी थे खाना बदोश। राइट। इनका कारवां जो है क्या कहलाता था? जो इनका पूरा झुंड हुआ करता था, जिस ग्रुप में, जब समूह में चला करते थे, इसे क्या कहते हैं? टांडा। तो सुल्तान अलाउद्दीन खलजी ने बंजारों का इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए किया था उस टाइम पर। कब? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। उसी के साथ बादशाह जहांगीर ने भी अपने संस्मरणों में, अपने लेखों में यह लिखा है कि बंजारे अनेक इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचा करते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का भी काम करते थे। तो किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैग जो है अनाज ढुआ करते थे। एक अंग्रेज है और उसका नाम है पीटर मंडी। पीटर मंडी ने, जो कि एक अंग्रेज व्यापारी है, उसने भी बंजारों के बारे में लिख रखा है। उसने कहा है कि हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा यानी एक समूह से हुई जिसमें 14,000 बैल थे और सारे पशु गेहूं और चावल जैसे कुछ अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं और एक टांडा में कई सारे परिवार होते हैं। उनका जीवन जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। नहीं, वो ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा साधन हुआ करते थे। गाय बैल उनके अपने होते थे। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर भी नियुक्त होते थे, लेकिन ज्यादातर वे खुद सौदागर हुआ करते थे। तो आपको सौदागर वर्ड भी मिला। सौदागर का मतलब जो पूरी यात्रा ही खाली करते रहते। तो अनाज जहां सस्ता उपलब्ध होता था वहां से वो उसे खरीद लेते थे और उस जगह ले जाते थे जहां वो महंगा है, वहां जाके बेचते थे। तो वहां वे फिर ऐसी चीजें लाद लेते हैं जो महंगा है, उसे किसी और जगह मुनाफे के साथ बेचते थे। तो टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं, हजारों की संख्या में आप कह सकते हो। और एक दिन में 6 से 7 मील से ज्यादा सफर वो बिल्कुल नहीं करते थे। यहां तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर सामान उतारने के बाद उन्हें चरने के लिए बड़े खुले चारागाहों में छोड़ दिया करते थे, क्योंकि वहां पर जमीन वगैरह काफी, चारागाह काफी जो है संपन्न हुआ करते थे। अब कई सारी पशुचारी जनजातियां जो है मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने, पोसने और संपन्न लोगों के हाथ में उन्हें बेचने का काम करती थी। मतलब सस्ते में घोड़े, पशु
कुछ ऐसे जानवरों को ले आओ, उन्हें पालो पोसो, बड़ा करो और फिर उन्हें किसी के साथ में बेच दो। तो छोटे मोटे फेरी वालों की भी विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण किया करती थी। ये लोग रस्सी सरकंडे सरकंडे समझते हो, पेटुआ कहते हैं गांव में से। तो सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते थे और उन्हें बेचते थे। तो कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंती सौदागरों का काम करते थे। उनमें से नर्तक, गायकों और अन्य तमाशाबीन जो तमाशा दिखाते हैं, उनकी भी जातियां हुआ करती थी जो नगरों और गांव में कमाई के लिए अपना काम करती थी। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मगरमच्छ कुटिया कोंड जनजाति जो कि उड़ीसा का है, वहां पे एक कांस्य मगरमच्छ कुटिया कोंड मतलब कांसे का बनाया गया मगरमच्छ है उनके द्वारा। अब यहाँ पर हम देखते हैं जनजातियों और इन सब की वजह से जो भी ये जनजातियां हैं, खाना बदोश लोग हैं, उनसे समाज में कैसे परिवर्तन आता है और नई जातियां और श्रेणियों को कैसे धीरे धीरे जन्म होता है। तो अब देखो कि जैसे जैसे जो है अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती चली गई। राइट भाई, अर्थव्यवस्था की जरूरतें बढ़ी और समाज की भी जरूरत पड़ी, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो मेन है और ये लोग काफी ज्यादा हुनर वाले भी हुआ करते थे क्योंकि घूमते थे, इनके पास बहुत सारे कल्चर पूरे देश में भ्रमण किया करते थे, तो हर जगह से कुछ ना कुछ सीख भी तो लेते थे। सीखते सीखते इनके अंदर एक नई हुनर, नए कलाकृतियां आने शुरू हो गई, तो इनकी आवश्यकता समाज को अधिक पड़ने लगी। राइट, तो वर्णों के जो आप देखोगे जो वर्ण समाज है उनके अंदर धीरे धीरे छोटी छोटी जातियां भी उभरने लगी। फॉर एग्जाम्पल, ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूहों को जाति विभाजन समाज में शामिल कर लिया गया, बहुत सारी जनजातियों को, और उन्हें जनजातियों जातियों का दर्जा दे दिया, मतलब उनके लिए कोई विशेष जाति बना दी गई। और किस पे आधारित थी वो विशेषज्ञता पर, स्पेशलाइजेशन पर आधारित थी, जिसमें सुनार भाई जो सोने का काम कर लेते हैं, जो लोहार हैं उनको लोहे का काम, राइट, कारपेंटर्स बढ़ई, राजमिस्त्री जो मकान बनाने का काम, तो इनको भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दी गई। तो अब जो है समाज क्या हो गया, वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन गया। राइट, तो आपने पिछले अध्याय में देखा भी होगा कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुका में स्थित कोय्याकोंडन उदययार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वहां पर वो वाद विवाद आपस में करते हैं, विचार रखते हैं कि जो रथकार होते हैं, मतलब रथ बनाने वाले लोग, इनकी सामाजिक स्थिति पर वो लोग विचार कर रहे थे और उन्होंने इस जाति के कामकाज के द्वारा तय किए गए थे, जिसमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना, तो ये सब काम उनका शामिल हुआ करता था। तो बात करें हम 11वीं और 12वीं शताब्दी तक, वहां तक जो समय पीरियड आया, तो वहां पर आप देखोगे क्षत्रियों के बीच में नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। राइट, जो कि हुण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। तो क्षत्रियों में भी नए नए जातियों का परिवर्तन होना शुरू हुआ, निकलने शुरू हुए। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और कुछ बाद में कई कुल जो है राजपूत मान लिए। कुल का मतलब वही पारिवारिक समूह, उनको जाति मान लिए, राजपूत मान लिए गए। तो धीरे धीरे उनके पुराने शासकों की जगह वो लेते गए और विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में जो पुराने शासकों की जगह ली, वह कहां पे ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में ली। राइट, तो यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल उन्होंने किया। तो शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण भी किया और धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियों का जाति व्यवस्था का सारी जनजातियां हमारी जो उस समय वर्तमान में चल रही जाति व्यवस्था है उसका हिस्सा बन जाती है। इनमें बहुत सारे आबादी, समाज और छोटी जातियों में भी जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। भाई वहां पे इस्लाम आते रहते थे उस साइड से, क्लियर, धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए, और भी बहुत सारी चीजें थी। और कुछ जाति व्यवस्था को, उसमें से भी कुछ ऐसे लोग थे जो जाति व्यवस्था को नकारा करते थे। तो सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। कौन से जगहों पर, जो पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद वाला हिस्सा है। राइट, तो राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। जो राज्यों की उत्पत्ति है, जो जनजातीय लोगों के बीच जो सामाजिक बदलाव है, उन दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है। और हमारे पूरे इतिहास में
कि इस जो जनजातीय और ये सब इनके शासकों के समूह का हिस्सा है, इसमें दो जनजातियां काफी ज्यादा उभर कर सामने आई। उनमें जो सबसे पहली जनजाति है उसका नाम है गोंड। गोंड गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहा करते थे और वे आपने मैप में देखा हुआ, और वो जो है स्थानांतरीय कृषि करते थे। स्थानांतरीय कृषि करने का मतलब क्या है कि जो बड़े बड़े वन हुआ करते थे, वन प्रांत हुआ करते थे, उनके पेड़ों और झाड़ुओं को वो जलाते थे, काटते थे, उन्हें जलाते थे और उसकी राख में जो है वो अपने फसलों का उत्पादन करते थे। और जब 2-3 बार वहां पे उत्पादन कर लेते थे, जब वहां की उर्वर क्षमता खत्म हो जाती थी, तो वो दूसरे जगह पहुंच जाते थे, राइट। और ये जो विशाल जनजाति हुआ करती थी, गोंड जनजाति, ये कई कई छोटे छोटे कुलों में डिवाइडेड थी, बटी हुई थी। प्रत्येक जो भी कुल था उनका अपना एक राजा होता था, और या फिर उसे राय भी कहते थे। तो जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत बहुत ही कम हो रही थी, धीरे धीरे घट रही थी, उस समय बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे, क्योंकि वो भी तो कई कुलों में बटे हुए थे। कुछ बड़े कुल के लोग थे, कुछ छोटे कुल के लोग थे। तो जो बड़े कुल के लोग थे वो धीरे धीरे छोटे गोंड सरकारों पर हावी होने लगे। तो अकबर के शासनकाल में एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़ कटंगा की गोंड राज्य में 70,000 गांव हुआ करते थे। क्लियर। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था सेंट्रलाइज्ड थी, केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में डिवाइड हो रहे थे और गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में हुआ करता था। मतलब एक एक राज्यों को एक एक गढ़ में, एक एक छोटे छोटे जगहों को गढ़ बोला गया, उसमें डिवाइड कर दिए गए और ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में डिवाइड होने लगे, राइट। 84 गाइयों, एक यूनिट बनाई गई जिसके अंदर 84 गांव आए, उनको क्या बोला गया? 84 कहा गया। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था। बरहोत क्या होते थे? जिसमें 12 गांव शामिल हो। तो 12 गांव का एक बरहोत और 84 गांव का एक 84, राइट। तो बड़े बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को पूरी तरह से बदला, क्योंकि भाई इनकी प्रशासनिक व्यवस्था का भी बदलाव हो चुका था। इनका कैरेक्टर भी पूरी तरह से बदल गया। इनका मूलतः बराबरी जो है वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। तो ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं के अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली वो लोग बन गए, क्योंकि ब्राह्मण भी उनके साथ आ गए। तो गोंड सरदारों को अब राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत उनके मन में आया कि जब हम इतने बड़े हो चुके हैं और हमारा साम्राज्य इतना बेहतर चल रहा है, तो अब हम भी अपने आप को राजपूत कहलाएंगे। तो इसीलिए जो है गढ़ कटांगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण करी। ध्यान रखिएगा कि गढ़ कटंगा के राजा हैं जिनका नाम क्या है? गोंड राजा है, राजा अमनदास। इन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण की, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए। और उसका बेटा है दलपत, उसने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह भी किया, राजपूतों में शामिल होने के लिए। लेकिन दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई। तो रानी दुर्गावती उस समय बहुत ही योग्य हुआ करती थी, तो उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली और उसके समय राज्य की ओर अधिक बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। दुर्गावती इतिहास में काफी ज्यादा प्रसिद्ध रही है और 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं के गढ़ कटंगा पर हमला किया सेनाओं ने, और रानी दुर्गावती का जमकर सामना किया रानी दुर्गावती ने। और उसकी हालांकि रानी दुर्गावती की हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा और उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। तो गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। उसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उन हाथियों का निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमा रखा। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के, हाथी बहुत ज्यादा संख्या में मिले। उन्होंने राज्य को एक भाग में अपने कब्जे में लिया और शेष वीर नारायण के चाचा जो हुआ करते थे चंद्र शाह को दे दिया मिलाने के लिए। तो गढ़ कटंगा के पतन के बावजूद गोंड जो राज था वो काफी समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर धीरे धीरे हो गए परिवर्तन होने के बाद, और बाद में अपनी अधिक शक्तिशाली बुंदेले और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष काफी ज्यादा असफल रहे और वहां से उनका सफाया हुआ। दूसरी जनजाति थी जो बड़े शासक वर्ग के रूप में उभर करके आई, वह है अहोम। तो अहोम लोग जो है मौजूदा वर्तमान में म्यांमार में आकर के 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर के बसे। उन्होंने भूइया यानी भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की थी, जो भूइया हुआ करते थे ब्रह्मपुत्र घाटी में। 16वीं शताब्दी के दौरान उन्होंने चुटियों,
और कोचहाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। ये छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। और कई अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया अहोम जनजाति के लोगों ने। तो उस सबको मिला करके अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही, इतने वर्ष पहले, आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। आपको याद होगा जो मैंने बाबर में बताया था, राइट। और 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हुए। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना भी पड़ा। तो 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया और बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई। लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक नहीं बना रहा। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। बेगार का मतलब समझते हैं, बताते हैं अभी। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वो होते थे पाइक। उनके क्या कहते हैं, जिनसे जबरन काम लिया जाता था। और अहोम राज्य में एक जनगणना की गई तो प्रत्येक गांव की अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। ये जो पाइक होते थे, इनको बिना धन दिए इनसे जो है काम करवाया जाता था और इसी काम कराने की पद्धति को क्या बोलते थे, बेगार, राइट। तो जनगणना के बाद सघन आबादी इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों का पलायन स्टार्ट किया गया था। तो इस तरह अहोम कुल टूट चुके थे। 17वीं शताब्दी का जब आ रहा था, जब पूरा हो रहा था, तो वहां तक आते आते प्रशासन जो है काफी ज्यादा सेंट्रलाइज हो चुका था। लगभग सभी जो वयस्क पुरुष होते थे उस समय के लोग, तो युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं देते थे। दूसरे समय में बांध, सिंचाई व्यवस्था इसके निर्माण में काम करते थे और सार्वजनिक कार्यों में ही जुटे रहते थे। तो अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके को भी लेकर के आए और अहोम समाज काफी ज्यादा कुलों में डिवाइड था और इनके कुलों को क्या कहते थे, खेल कहा जाता था। तो वहां दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए हुए थे और एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव जो कुल होता था, कई सारे जो कुल होते थे, छोटे छोटे कुलों को खेल कहते थे और एक खेल के नियंत्रण में कई सारे गांव होते थे। तो किसान अपने ग्राम्य समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था, इतनी ज्यादा उनके जो नियम थे कठिन थे। तो शुरुआत में जो अहोम लोग हैं वो अपने जनजातीय देवताओं की उपासना भी करते थे, लेकिन 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है। मंदिर और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। वहीं पर शिव सिंह एक राजा हुआ करते थे 1714 से 44 तक। उनके काल में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन जाता है। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक, मतलब इन्होंने हिंदू धर्म को तो अपना लिया लेकिन जो उनकी परंपरा थी उसको इन्होंने नहीं छोड़ा। जो अहोम समाज है वो एक बहुत ज्यादा परिष्कृत समाज था। कवि और विद्वानों का अनुदान अनुदान में जमीनें दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जाता था। वहां पर एक मिला हुआ है बुरंजी नाम का ऐतिहासिक कृत्य को सबसे पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया था। अब ये जो सारी चीजें हम लोगों ने देखा कि जनजातियां कैसी थी, जातियां क्या थी, कैसे जो है वर्ण जो है जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हुआ और नए नए समाज, नए नए धर्म, नए नए शासकों का उदय होता है, छोटे बड़े शासक मिलकर के। तो इन सब से हमें निष्कर्ष क्या मिलता है, तो इससे हमें निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि इस सब कॉन्टिनेंटल में, इस भारतीय उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे और इस आदान प्रदान से दोनों तरह के समाज में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी अनेक प्रकार की जनजातियां थी जिन्होंने अनेक प्रकार की जीविकाएं अपनाई। नए नए कला क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ। तो कालांतर में इन कई जाति आधारित समाज में शामिल हुई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्य की स्थापना की और इस तरह के राजनीतिक रूप से वो ताकतवर हो गए। इससे उन्होंने बेहतर और जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति को ला खड़ा किया। अब उसी समय सेंट्रल एशिया में एक और जाति हुआ करती थी जिसका नाम क्या है, मंगोल। उनके बारे में पढ़ते हैं। तो मंगोलिया, अगर आप देख सकते हैं अपने मैप में ढूंढ के रखिएगा,
मंगोलिया, जो कि कहां वहां पे कौन है, मंगोल है। ये सबसे प्रसिद्ध जो है पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी, जो कहां पर सेंट्रल एशिया के घास के मैदान, जिसे क्या कहते हैं हम, स्टेपी कहते हैं घास के मैदानों को, और थोड़ा उत्तर वहां से मतलब थोड़ा सा उत्तर की ओर वन प्रांत में बसे थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके, जो चंगेज खान था उसने तुर्की और मंगोलों के बीच में एकता पैदा करी और एक विशाल शक्तिशाली सैन्य बल में बदल दिया। अपनी मृत्यु के समय 1227 में वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक हुआ करता था, चंगेज खान, और जो उसके उत्तराधिकारी ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया और अलग अलग समय पर इसके अंतर्गत कहां कहां रशिया, पूर्वी यूरोप, चाइना, मध्य पूर्व को खासा बड़ा किया, बड़ा हिस्सा इसने शामिल था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्थाएं हुआ करती थी, जो कि विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7, और इसमें जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं वह कौन कौन सी हैं, वर्ण, जाति, टांडा, गढ़, चौरासी, बरहोत, भुइयां, पाइक, खेल, भुरंजी, जनगणना। राइट, तो उम्मीद है ये सारे शब्द आपको आपके पूरे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं नजर आए होंगे। राइट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 के साथ। राइट, देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।